निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की परिभाषा ये होती है, क्या होती है? निवेशी यानी जैसा भी आपको बताया, इधर का जो परिपथ है, इधर का जो वक्र रहेगा वो निवेशी कहलाएगा। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के समय संग्राहक वोल्टेज यानी VCE, संग्राहक वोल्टेज को नियत किया जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार बनती है। संग्राहक वोल्टेज नियत होने पर उत्सर्जक वोल्टेज, है ना, उत्सर्जक वोल्टेज तथा आधार धारा, है ना, यानी VBE और IB के मध्य संबंध दर्शाने वाले ग्राफ को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। यानी इससे हमको प्रतिरोध मिलेगा और कुछ नहीं। यहाँ से हमको निवेशी प्रतिरोध मिलेगा, इधर से हमको निर्गत प्रतिरोध मिलेगा। तो निवेशी प्रतिरोध, ओम का नियम है हमारे पास, V/I इज इक्वल टू R, है ना। तो हमको वोल्टेज और धारा का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है, ताकि हम निवेशी प्रतिरोध और निर्गत प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकें। किसका किसका अनुपात? वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा। यहाँ पे वोल्टेज और धारा कौन सा है? तो VBE और IB, यहाँ पे VCE और IC। इन्हीं के बीच हमको अनुपात निकालना रहेगा, एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इसकी परिभाषा जो कि हमने आपको समझा दी, क्या कि संग्राहक वोल्टेज अर्थात VCE के नियत होने पर, VCE के नियत होने पर उत्सर्जक वोल्टेज अर्थात VBE तथा आधार धारा, है ना, आधार धारा अर्थात IB के बीच संबंध या के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या किया जाता है? VCE के मान को नियत किया जाता है। VCE के मान को नियत करने के बाद VBE के मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, है ना, और उसके VBE के मान को बढ़ाते बढ़ाते IB के मान में होने वाले परिवर्तन को क्या है? ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। तो चलो ग्राफ बना लेते हैं इसका। जिस चीज़ का मान ज्ञात रहता है उसे हमेशा x अक्ष में दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका मान ज्ञात है? VBE, क्योंकि VBE के मान को ही हम परिवर्तित करेंगे। तो ये VBE इधर प्रदर्शित कर दिए, और जो परिवर्तित होगा उसको y अक्ष में क्या परिवर्तित होगा? IB। ठीक है, तो अब देखो इसमें वोल्टेज का मान लगभग बहुत कम वोल्टेज, 0.4, 0.6 इतने वोल्टेज पे बहुत कम माइक्रो एमीटर की धारा बहेगी ना, बहुत कम माइक्रो एमीटर की धारा बहती। 20, मान लो ये 40 माइक्रो एम्पियर, ये 60 माइक्रो एम्पियर, है ना बच्चों, ध्यान रखना। आप लोग को ये ना लगे कि ये 0.2 है और ये 20, दोनों ये भाई 0.2 वोल्ट में है। 0.2 ये किस में है? वोल्ट, इसका मात्रा क्या है? वोल्ट। ये 20 माइक्रो एमीटर में है, यानी 20 × 10⁶ वाले हैं। ठीक, तो जब इनके बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ हमको लगभग कुछ इस प्रकार का मिलता है। और VCE के मान में बहुत अधिक परिवर्तन करने पर भी इसके धारा के मान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं दिखता। जैसे उदाहरण के लिए ये मान लो, ये कब? जब VCE का मान 5 वोल्ट था। VCE का मान को जब हमने कितने में नियत कर दिया था? 5 वोल्ट में। और फिर सेकंड VCE का मान को हम 20 वोल्ट तक बढ़ा दिए, तब ग्राफ में आप देख रहे हो कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ये है इसका निवेशी क्या? अभिलाक्षणिक वक्र। वोल्टेज के मान में शुरुआत में परिवर्तन करने पर बेस धारा बहती ही नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा परिवर्तन होता है तब जो है वो आधार धारा जो है वो उसका मान जो है बढ़ता है। ठीक, अभिलाक्षणिक वक्र इसी को बोलते हैं। केवल ग्राफ देखकर आप आगे की चीज़ों को क्या कर सकें? बता सकें। ठीक, तो ये इस तरह से अब यहाँ पे हमको प्रतिरोध मिलेगा भाई, तो वही है दोनों के बेस का। चूँकि ये निवेशी प्रतिरोध है इसलिए हम इसको I यानी इनपुट निवेशी प्रतिरोध की गणना कर लेंगे। निवेशी प्रतिरोध, निवेशी यानी इनपुट,
तो रेजिस्टेंस आर आई से दर्शाएंगे। आर आई बराबर हो जाएगा किसके किसके बीच, तो वी अपॉन आर। हम उस आर का फॉर्मूला जानते हैं, वी अपॉन आर होता है। यहाँ पे वी कौन सा है, वी बी ई, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, बटे आई भी धारा में, दोनों में। कब, जबकि क्या हो, नियत, वी सी ई नियत हो। ठीक, तो जो नियत है उसको ऐसा ब्रैकेट करके लास्ट में लिख दिया जाता है। बेस और एमिटर या एमिटर वोल्टेज में परिवर्तन होने पर आधार धारा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को निवेशी प्रतिरोध कहते हैं। निवेशी प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी, नियत संग्राहक वोल्टेज पर, नियत संग्राहक वोल्टेज पर उत्सर्जक वोल्टेज में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को निवेशी प्रतिरोध कहते हैं। केवल जो है हमने डायग्राम देख के परिभाषा बता दी, केवल हमने अपना संकेत लिखा है। संकेत के आधार पर हम फिर से परिभाषा पढ़ेंगे। वी सी ई नियत होने पर, यानी संग्राहक वोल्टेज नियत होने पर उत्सर्जक वोल्टेज में होने वाली परिवर्तन आधार धारा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को निवेशी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पहला अभिलाक्षणिक वक्र निवेशी। अब सेकंड हम ले लेंगे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। सेकंड निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र या आउटपुट कर्व, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अब यहाँ पे निर्गत जब लोगे, निर्गत जब लेंगे तो अब हमको किसको कॉमन रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इनपुट सिग्नल को अब हमको कॉमन रखना पड़ेगा। जब हम निर्गत परिपथ का अभिलाक्षणिक वक्र बनाएंगे, निर्गत परिपथ का अभिलाक्षणिक वक्र बनाएंगे, तब हमको इधर का मान नियत रखना पड़ेगा। इधर का मान नियत रखना पड़ेगा का अर्थ है ये जो बेस धारा है उसको हमको यहाँ पे नियत रखना पड़ेगा, है ना। ठीक, आधार धारा के मान को नियत रखने पर, आधार धारा के मान को नियत रखने पर संग्राहक वोल्टेज, है ना, संग्राहक वोल्टेज तथा संग्राहक धारा के मध्य खींचा गया जो ग्राफ है वह क्या ग्राफ रहेगा आपका, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। क्या क्या बोले हम, आई बी को रखना है हमको नियत, आई बी को नियत रखते हुए संग्राहक वोल्टेज तथा संग्राहक धारा के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है आपका, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। तो यह ग्राफ भी हमको कुछ इस प्रकार मिलेगा, है ना। यह आपका वी सी, क्योंकि वोल्टेज के मान को आप अप एंड आउट कर रहे हैं तो मान लीजिए 5, ये 10, ये 15, ये वोल्ट में है, किसमें है, वोल्ट में। और इधर आपका आई सी रहेगा, किसमें है, मिली एमीटर में है, मिली एमीटर में है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो जब वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे तो कुछ इस प्रकार, प्रारंभ में धारा का मान तो बढ़ेगा लेकिन वोल्टेज का मान अधिक बढ़ाने पर हमको धारा का मान जो है बिल्कुल नियत हो जाता है। इसी तरह वोल्टेज बढ़ाने पर ये मान लो आई बी को जब हमने 0 पे सेट कर दिया था, आई बी इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर था तब। ठीक, ऐसे ही अब आई बी के मान को हम 1 माइक्रो एमीटर बहुत कम हो गया है ना, 10 माइक्रो एमीटर, 20 माइक्रो एमीटर, 30 माइक्रो एमीटर आई बी के मान को नियत करते जाएंगे। पहले 0 में है, अब मान लो आई बी के मान को हमने 10 माइक्रो एम्पियर में नियत कर दिया, तब धारा का मान जो है वो अब थोड़ा सा अधिक बढ़ा रहेगा, लेकिन फिर वोल्टेज का मान अधिक बढ़ाने पर हमको इस तरह से एक क्षैतिज रेखा प्राप्त हो जाती, यानी यहाँ तक तो विभव का परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसके बाद मान क्या हो जा रहा है, नियत हो रहा है। ऐसे ही इधर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो हमको इसी प्रकार का जो ग्राफ है वो मिलते जाएगा, हर बार ऐसा ही मिलेगा। एक निश्चित विभव तक मान बढ़ रहा है लेकिन उसके बाद जो है वो हमको क्षैतिज रेखा प्राप्त हो रही है। तो अब निर्गत प्रतिरोध निकाल लेंगे। निर्गत प्रतिरोध किससे दर्शाएंगे भाई, आर ओ, आउटपुट। ठीक, अब किसके किसके बीच है तो मैं अब सूत्र लिख रही हूँ, सूत्र लिखते ही परिभाषा खुद बनती जाएगी। जिसको कॉमन रखना है उसको यहाँ पे ब्रैकेट के नीचे रख देंगे, आई बी, इसको हमको क्या रखना है, कॉमन, आई बी को हमको कॉमन रखना है, बेस धारा को, है ना।
आई बी को कॉमन रख के अर्थात आधार धारा के नियत होने पर संग्राहक वोल्टेज अर्थात VCE संग्राहक वोल्टेज तथा संग्राहक धारा के बीच होने वाले परिवर्तन के अनुपात को निर्गत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से, आधार धारा के नियत होने पर संग्राहक वोल्टेज में परिवर्तन और संग्राहक धारा में परिवर्तन के अनुपात को निर्गत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, ट्रांजिस्टर का निर्गत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, हमको दिख रहा है। देखना आप दोनों ग्राफ की हम अगर तुलना करें किसके किसके, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में आ जाओ, इनपुट में प्रतिरोध कम है, देखो धारा का मान एकदम बढ़ा हुआ मिल रहा है। इसका अर्थ है कि जो निवेशी प्रतिरोध है उसका मान अत्यंत कम होता है। ठीक, लेकिन इधर देखो यहाँ पे धारा का मान हमको एक थोड़े से टाइम पीरियड के बाद क्या मिलते जा रहा है, नियत मिलते जा रहे हैं, यानी धारा के मान में बहुत वृद्धि नहीं हो रही है। इसका अर्थ है कि निवेशी जो प्रतिरोध है वो बहुत अधिक होता है। ठीक, निर्गत प्रतिरोध PNP ट्रांजिस्टर में निवेशी प्रतिरोध जो है वो क्या रहता है, कम रहता है, जबकि निर्गत प्रतिरोध जो है वो अधिक होता है। इसको याद रखना बच्चों। अब तीसरा और आखिरी हमारा अभिलाक्षणिक वक्र है। स्टैंड जो है वो आज काम नहीं कर रहा है, इसलिए हाथ में ही पकड़ के बना रहे हैं। तीसरा और आखिरी है धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र। धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र। अब दो धारा है, दोनों धारा के बीच खींच दो तो बन जाएगा, दो ही धारा बह रही है ना, क्या क्या, एक बेस और एक कलेक्टर धारा, एक बेस और एक संग्राहक, है ना, दो धारा है। दोनों धारा के बीच जब हम ग्राफ खींच देंगे, ठीक, तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे भाई, कि उत्सर्जक संग्राही विभव को स्थिर रखकर, उत्सर्जक संग्राही विभव अर्थात VCE को स्थिर रखकर, है ना, विभिन्न आधार धारा IB, है ना, विभिन्न आधार धारा यानी IB का जो विभिन्न मान रहेगा उसके संगत IC का जो मान रहेगा उसके बीच खींचे गए वक्र को क्या कहेंगे, धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा अपने इससे समझते हैं। देखो, VCE को हमको क्या रख देना है, उत्सर्जक संग्राही, ये जो वोल्टेज है इसको नियत रखना है, इसको स्थिर बना देना है। इसको स्थिर रखने के बाद IB के विभिन्न मानों के लिए, IB के विभिन्न मानों के लिए IC के मान के बीच खींचा गया जो वक्र है वो धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। यहाँ पे धारा का स्थानांतरण हो रहा है, समझो IB के मान के हिसाब से IC के मान में कैसा परिवर्तन हो रहा है, धारा का स्थानांतरण हो रहा है। कब, जबकि VCE क्या हो, कॉमन हो। ठीक, तो अब हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे। इसको दर्शाते हैं बच्चों बीटा से, अल्फा बीटा गामा ये है। कॉमन बेस वाले में अल्फा रहता है, बीटा गामा, ऐसे तीन अलग अलग रहता है ना। ये कॉमन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर के लिए बीटा से दर्शाएंगे, कॉमन कलेक्टर के लिए शायद गामा से दर्शाते हैं, और कॉमन बेस के लिए अल्फा से सब दर्शाते हैं। तो अल्फा बीटा गामा ये धारा लाभ इसको बोलते हैं, उसका ये संकेत है, समझो, है ना। तो बीटा इज इक्वल टू धारा स्थानांतरण का अभिलाक्षणिक वक्र बराबर कितना हो जाएगा, किसके मान में परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके मान में परिवर्तन कर रहे हैं वो नीचे रहेगा ना, डेल IB के मान में अल्प परिवर्तन से IC, है ना, इन दोनों के बीच का ग्राफ कब, जबकि VCE क्या हो, कॉमन हो। अब देखो, अब फिर से बोलते हैं, उत्सर्जक संग्राहक विभव या संग्राहक विभव भी बोल सकते हैं, इतना दोनों को बोलने की जरूरत। संग्राहक विभव के नियत होने पर संग्राहक विभव को स्थिर रखकर, संग्राहक विभव को स्थिर रखकर आधार धारा के विभिन्न मानों के लिए, आधार धारा के विभिन्न मानों के लिए संग्राहक धारा के मान के बीच खींचे गए वक्र को धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ठीक, और ये हमको कुछ इस प्रकार मिलता है ना, ये IB अगर इधर है माइक्रो एमीटर में ही रहेगा, IC इधर है मिली एमीटर में ही रहेगा। मात्रक को हमेशा ध्यान देना, माइक्रोमीटर बेस जो है माइक्रोमीटर में रहेगा क्योंकि बहुत कम धारा बहती है, तो हमको वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है, यानी IB के मान के हिसाब से ही IC का मान जो है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है,
इसमें जो धारा लाभ है बीटा, इसका मान हमको अधिक प्राप्त होता है अन्य की तुलना में, यानी कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। 3 बेस होता है ना, कॉमन कलेक्टर CC। तो कॉमन एमिटर में जो धारा लाभ है वो अधिक प्राप्त होता है, इसीलिए इसी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ये जो बीटा है ना, धारा लाभ, इसका मान अधिक प्राप्त होता है इसमें, इसकी तुलना में और इसकी तुलना में, ठीक। इसीलिए कॉमन एमिटर का उपयोग जो है ज़्यादा, लगभग 50 गुना अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीनों अभिलाक्षणिक वक्र। ये NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर दोनों के लिए समान होता है, ठीक। और क्या, और क्या चीज़, और क्या चीज़, और क्या चीज़, और ये तीनों अभिलाक्षणिक वक्र जो हैं, एक बार अच्छे से रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा किस चीज़ को कॉमन रखने जाना है। इसको कॉमन रखना है जब इन दोनों के बीच ग्राफ खींचोगे, इसको कॉमन रखना है IB को जब इन दोनों के बीच ग्राफ खींचोगे, और आखिरी में इसको कॉमन रखना है जब इन दोनों के बीच ग्राफ खींचेंगे। इस तरह से हमको 3 अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग।